गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मुगल गार्डन्स। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन्स थे उनका नाम बदल के अब अमृत उद्यान रख दिया गया है। तो लगभग 15 ऐसे गार्डन्स हैं जिनको कलेक्टिवली अब अमृत उद्यान बोला जाएगा। तो अब इसकी हम हिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो बाबरनामा में बाबर ने कहा है कि पर्शियन चारबाग स्टाइल के जो गार्डन थे वो उन्हें बहुत पसंद थे। तो जो है रेक्टिलिनियर लेआउट्स बनाए गए पर्शियन चारबाग स्टाइल में। 4 इक्वल सेक्शंस में जो है गार्डन्स को बाँटा गया और आपको देखने को मिलेंगे ये बहुत सारे ऐसे इस तरह के गार्डन्स जो कि प्रीवियसली मुगल रूल्ड एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वाटरवेज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें फाउंटेन्स का भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये दिखाया जाता है कि साइकिल ऑफ लाइफ है। और ये जो वाटरवेज़ हैं, ये फ्लोरा ऑफ द गार्डन को भी जो है मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। ठीक है। तो अब ये राष्ट्रपति भवन को मुगल गार्डन्स कैसे मिले? 1911 में जब ब्रिटेन ने कलकत्ता से दिल्ली में अपनी कैपिटल शिफ्ट की इंडिया की, तो 4000 एकड़ ऑफ लैंड जो है एक्वायर किया गया वॉइस रॉय हाउस बनाने के लिए। तो उसमें देखा गया कि हम यूरोपियन आर्किटेक्चर को इंडियन स्टाइल के साथ जो है वो कंबाइन करेंगे। लेकिन जो उस टाइम पर वाइफ थी वाइस रॉय की, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें मुगल स्टाइल में जो है वो गार्डन्स चाहिए। तो उसके ही के बेसिस पर जो है लेआउट ऑफ द गार्डन बनाया गया 1917 में। जो उस टाइम पर डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर थे विलियम मोस्टो, उन्होंने जो है ये पूरे गार्डन्स को जो है डिज़ाइन किया। और दुनिया के अलग अलग जगहों से जो है ये रोजेज़ लाए गए, लगभग 250 डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ हाइब्रिड रोजेज़ लाए गए। लेकिन आने वाले टाइम में जब देश आज़ाद हुआ, तो जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे सी राजगोपालाचारी जी, उन्होंने अपने आप जो है लैंड प्लो किए और एक तरह से न्यूट्रिशन गार्डन बनाया। ऐसे ही प्रेसिडेंट वेंकट रमन जी थे, उन्होंने कैक्टस गार्डन बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने म्यूजिकल गार्डन बनाया। ठीक है। तो अलग अलग तरह से अपने अपने आप जो जिन्होंने इस हाउस को ऑक्यूपाई किया है, तो उस उन्होंने अपने हिसाब से इनोवेशंस की हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इंडिया में अब लगभग 70% ऑफ ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन रहती है, अगर हम 2018 के आंकड़े देखें तो। और हमारे टाइगर रिजर्व्स भी जो हैं वो अब 53 हो चुके हैं। लेटेस्ट कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इंडिया ने जो डबलिंग ऑफ टाइगर पॉपुलेशन जो है उसका टारगेट 4 साल पहले ही अचीव कर लिया। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में कहा था कि 2022 में करना है, हमने उसको 2018 में ही अचीव कर लिया था। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 की कहती है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन है, और जो इंक्रीज़ देखने को मिला टाइगर पॉपुलेशन में वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, यहाँ पर तो डिक्लाइन देखने को मिला है। अब प्रोजेक्ट टाइगर भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही हमने बचाया ना टाइगर को। तो ये एक तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लार्जेस्ट स्पीशीज़ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है पूरी दुनिया का। 1973 में इसको अनाउंस किया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी सुपरवाइजिंग एजेंसी है। अब ये नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया। ये आपके प्रोजेक्ट टाइगर को स्टेचुटरी अथॉरिटी देती है और बेसिकली प्रोवाइड करती है कि जो है पार्लियामेंट इसके ऊपर ओवरसाइट रख सके। जो मिनिस्टर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटरी और अदर मेंबर्स इसके अंदर जो है वो डाले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं OPCW, आपके जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली OPCW ने कहा है कि सीरियन गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर ब्लेम डाला जाना चाहिए 2018 में जो डूमा में क्लोरीन गैस अटैक हुआ था। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है क्या? ये बेसिकली आपके केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है। ये ग्लोबली देखती है कि जो दुनिया है वो केमिकल वेपन फ्री हो जाए। OPCW के पास पावर्स होते हैं कि वो इंस्पेक्शंस कर सके, साइट्स की टेस्टिंग कर सके, विक्टिम्स की जो है वो इंस्पेक्शन कर सके। ये एक तरह से UN को भी रिपोर्ट करती है जो भी इसकी इंस्पेक्शन होती है उसके ऊपर। उसी के लिए इसको 2013 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका
हेग में नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। अब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या है? 1997 में इसको साइन किया गया और इसने जितने भी तरह के केमिकल वेपन्स थे उनको बैन कर दिया और कहा कि जो भी आप जिस भी कंट्री के पास मेंबर कंट्री के पास केमिकल वेपन्स हैं उसको आप स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में डिस्ट्रॉय करो। अब जितनी भी स्टेट पार्टीज़ हैं उनको रिटर्न में देना पड़ता है कि उनके पास कौन से केमिकल वेपन स्टॉक पाइल्स में थे और उन्होंने कितने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, ठीक है। अब ये सारी कंट्रीज़ के लिए ओपन है और करंटली इसकी 193 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेक चैड बेसिन। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है रिफ्यूजीज इंटरनेशनल में, उसमें कहा गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं लेक चैड के वो कम हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है टेंशन्स आ रही हैं कम्युनिटीज़ में और पीपल जो हैं आसपास जो रहते हैं लेक चैड रीजन के वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। अब ये लेक चैड रीजन जो है आपके साहेल में पड़ती है रीजन में, जो कि वास्ट सेमी एरिड रीजन है सहारा डेजर्ट का। इसको 4 बॉर्डर कंट्रीज जो हैं इसको बॉर्डर करती हैं, चैड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया। ये मेनली 4 ही रिवर से फीड होता है, ये फीड होती है ये लेक, और लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वो इसके आसपास ही आई एम सॉरी, जो इसकी पॉपुलेशन है उसकी 90% जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसको यही पूरी करती है। ड्रिंकिंग वाटर से लेकर इरिगेशन, फिशिंग, लाइव स्टॉक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी जो है लेक चैड जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। 30 मिलियन पॉपुलेशन इस रीजन की। लगभग 8% ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, ठीक है। और 42 मिलियन पीपल लगभग टोटल यहाँ पर आप कह सकते हो कि रहते हैं, ठीक है। सो अब इश्यूज़ क्या हैं लेक बेसिन रीजन में? तो पहली बात तो कि ये 60 साल में पिछले 90% तक कम हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और बोको हराम की जो इंसर्जेंसी है उसकी वजह से भी जो है पूरे वाइडर साहेल रीजन में जो है वो डिस्टेबलाइजेशन आई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम। इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने मेटा के साथ जो है वो पार्टनर किया है और अनाउंस किया है कि कौन से वो 120 स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स होंगे जिनको इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये कोलैबोरेशन है मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इंडिया की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज़ उसके लिए जो है इसको बनाया गया है। तो इसमें एक एक्सेलरेटर है और एक ग्रैंड चैलेंज है। इसके अंदर 2 सेगमेंट्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर। एक्सेलरेटर में 40 अर्ली स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया गया जिनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ग्रैंड चैलेंज जो है वो ओपन किया गया था कि जो अर्ली स्टेज इनोवेटर्स हैं वो कैसे कैसे प्रोटोटाइप्स और मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट्स बनाकर देंगे जो है। और 4 सेक्टर स्पेसिफिक ये चैलेंज था। इसमें एक्सआर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को कंट्री में प्रमोट करने के लिए ये चैलेंज रखा गया है। 50,000 की ग्रांट्स 80 शॉर्ट लिस्टेड इनोवेटर्स को दी जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन। ये भी आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स जो हैं उन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल जो है न्यू दिल्ली में उसको इनाग्रेट किया है। तो ये एक प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। इसमें आईटी का कनेक्ट दिया जाएगा सारी लॉजिस्टिक कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स को। सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा जितने भी लॉजिस्टिक्स ट्रेड प्रोसेस है उनके लिए। इसमें एक लैच ऑन फीचर ये भी है कि कोई और एजेंसीज भी अगर कुछ डेवलप करती हैं सिस्टम्स, उसको भी जो है इसके साथ सीमलेसली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कोई डुप्लीकेशन के बिना, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी जो है वो पेमेंट्स के लिए इनेबल की जा रही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लूसी मिशन। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। नासा ने कहा है कि जो लूसी मिशन है वो जुपिटर के जो है ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने गया है और जो है इसमें न्यू जो है टारगेट रख दिया गया है। लूसी मिशन में न्यू टारगेट रख दिया गया है कि वो और भी ज़्यादा जो है ट्रोजन एस्टेरॉइड्स जो हैं वो जुपिटर के स्टडी करें, ठीक है। तो लगभग 6 बिलियन किलोमीटर लॉन्ग जर्नी पे गया है ये और इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स जो कि एक ऑर्बिट जो है शेयर करते हैं किसी प्लैनेट के साथ और ये लैग्रेंजियन पॉइंट्स पर हैं, सिचुएटेड है। तो ये एक ऐसे स्टेबल लैग्रेंजियन पॉइंट पर सिचुएटेड हैं तो जिससे क्या है कि ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है। लगभग 4800 नोन ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं जो कि जुपिटर के साथ एसोसिएटेड हैं। हमारे जो है सोलर सिस्टम में ये पिछले 5 बिलियन ईयर्स से यहाँ पर प्रेजेंट है। अब लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? बेसिकली ऐसा एक पॉइंट जो 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में है, ऐसी पोजीशन पर कि दोनों जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनकी ग्रेविटीज़ यहाँ पर आकर जो है वो बैलेंस कर देती हैं एक दूसरे को,
ठीक है, मतलब कि समझ लो अगर हम देखें कि अर्थ और मार्स के बीच का कौन सा लैग्रांज पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट जहाँ पर अर्थ और जो है मार्स की जो ग्रेविटीज़ हैं एक दूसरे को आकर काउंटर एक्ट कर देती हैं। तो ना तो अर्थ की ग्रेविटी इतनी इतनी जो है वो स्ट्रांग होती है कि वो पुल पुल कर सके, और ना ही मार्स की इतनी ग्रेविटी होती है कि वो पुल कर सके। तो बेसिकली वो एक स्टेबल पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल हो जाती है, तो इसलिए यहाँ से अगर आप कोई स्पेस क्राफ्ट लेके जाओगे तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही कम रहेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं GJ 1002 बी एंड सी। ये भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने दो प्लैनेट्स देखे हैं जिनका अर्थ की तरह का मास है, और ये स्टार GJ 1002 के आसपास सिचुएटेड है। तो ये हैबिटेबल जोन्स कह सकते हैं हम इन प्लैनेट्स को कि ये हैबिटेबल जोन्स में है, और इसमें वाटर भी जो है वो फाउंड हो सकता है लिक्विड फॉर्म में। और इनका जो प्लैनेट बी है खासकर, उसका मास थोड़ा बड़ा है अर्थ से, और प्लैनेट सी जो है वो लगभग 1/3 जो है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। ठीक है, सो रेडियल वेलोसिटी मेथड का यूज़ करते हुए इन प्लैनेट्स को देखा गया है। रेडियल वेलोसिटी मेथड में क्या होता है कि वेरिएशन जो होती है वेलोसिटी की एक सेंट्रल स्टार की, उसके बेसिस पर जो है उन वेरिएशंस को डिटेक्ट करके देखा जाता है कि वहाँ पर कोई प्लैनेट सिचुएटेड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तुलसीदास जी। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक मिनिस्टर ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी थी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के ऊपर। तो वो हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं तुलसीदास जी कौन थे। इनका असली नाम राम बोला दुबे जी था। ये इन्होंने ही रामचरितमानस लिखी है, जो कि गंगा के घाट पर उन्होंने लिखी थी, और 16th सेंचुरी में इन्होंने ये लिखी थी अवधी डायलैक्ट में। वो एम्परर अकबर जो थे उसके कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने ही जो है लॉर्ड राम की स्टोरी को इतना पॉपुलराइज किया क्योंकि इन्होंने रीजनल डायलैक्ट में इसको तुलसीदास को जो सॉरी रामचरितमानस को लिखा था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जातर देउल टेम्पल। ये आपका टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है डैमेज ब्रिक्स और जो है उसको रिप्लेस करने का फैसला लिया है, और ट्रीज़ को प्लांट करने का फैसला लिया है जतार देउल टेम्पल वेस्ट बंगाल में, ताकि टेराकोटा टेम्पल जो है उसकी कोरोजन ना हो। ठीक है, तो ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। कनकन दीघी विलेज साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में जो है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको डिक्लेयर किया गया है एएसआई द्वारा। अब ये कलिंगन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है, एक रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको बनाया गया है। इसके सैंक्टम में लिंगा पिक्चर्स आइडल सब रखे गए हैं। ठीक है, इसके वॉल्स जो हैं वो इंट्रिकेटली डेकोरेटेड है, डेकोरेटिव ब्रिक्स के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कलिंगन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता क्या है। ये एक स्टाइल ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर है जो कि ईस्टर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा में पाया जाता है। इसमें टेम्पल जो है वो दो स्ट्रक्चर्स का बनाया जाता है, एक तो टावर का और एक हॉल का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो है, पहला रेखा देवला। रेखा देवला में एक टॉल बिल्डिंग होगी जिसका शिखर भी टॉल होगा। ठीक है, पीधा देवलों में क्या होता है, एक स्क्वायर बिल्डिंग होगी जिसमें पिरामिड शेप्ड उसका रूफ होगा। ठीक है, मतलब जिसके विमान जो है वो पिरामिड शेप्ड होंगे, शेप के होंगे। ऐसे ही खाखरा देवला भी होता है जो कि द्रविडियन गोपुरन स्टाइल में बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें फेमिनिन डीटीज जैसे शक्ति जो है उनको रखा जाता है। तो now let us see all these topics in English. So the first topic is Mughal Gardens. This topic is important for your art and culture section. So the iconic Mughal Gardens at Rashtrapati Bhavan has been renamed as Amrit Udyan. So now this will be a cluster of about 15 gardens which will be collectively known as Amrit Udyan. So if we look at the history of Mughal gardens, the Babur said that his favorite kind of garden is Persian Charbagh style, which means four gardens, and they were defined by rectilinear layouts in four equal sections, of course. And these gardens can be found in across lands which were previously ruled by the Mughals. There has been a use of waterways which was crucial to maintain the flora of the garden, and apart from that, fountains were also built, symbolizing the cycle of life. Then how come the Rashtrapati Bhavan get those Mughal gardens? When in 1911 the British decided to shift the capital of India from Calcutta to Delhi, 4,000 acres of land was acquired from to construct the Viceroy's house. And the idea of Edward Lutyens was to combine the elements of classical European architecture with Indian styles. But then the wife of the then Viceroy wanted something in the Mughal style. So for that
The layout of the garden was put in place by 1971, I'm sorry, 1917, and the then director of horticulture, William Mostow, introduced about 250 different varieties of hybrid roses gathered from every corner of the world and made this uh, Mughal gardens. Okay, so these roses have remained the star attraction, but of course there is more to this Mughal gardens. And later on, when India got independence, then the first or basically the last Governor General of India, uh, R. Raj Gopalchari ji, he himself plowed the lands and dedicated a section of garden to the food grains, and it is known as the nutrition garden even now. Similarly, later on, President Venkataraman ji and Abdul Kalam ji later on introduced their own cactus garden and musical garden to this Mughal gardens respectively. So the next topic is tiger population in India. This topic is important for your environment section. So central government has told the Supreme Court that about 2967 tigers, which is about 70% of the global tiger population, is present in India as per the last count in 2018. And we had a target of achieving double tiger population in 2000 by 2022, and as per St. Petersburg Declaration, but we have achieved that target in 2018 itself. So the number of tiger reserves has also gone up uh, to 53, and the latest one is of course Ranipur Tiger Reserve. If we look at the Tiger Census report of 2018, then we can see that the top tiger states of India is constituted by Madhya Pradesh, Karnataka, and Uttarakhand, and the most uh, uh, increase that we have seen in tiger population comes to Madhya Pradesh, and the worst performing states are Chhattisgarh and Mizoram, which have seen a decline in the tiger population. If we look at the Tiger Project Tiger, then it started in 1973 from, of course, Jim Corbett National Park, from the Jim Corbett National Park, and it is the largest species conservation initiative of its kind in the world. And this is a centrally sponsored scheme in which is aimed to support tiger range states for in situ conservation of tigers, and National Tiger Conservation Authority is the immediate supervising agency of this scheme or this project. So, what is National Tiger Conservation Authority? It has been constituted under the Wildlife Protection Act. It provides statutory authority to Project Tiger, and it also provides for oversight by the Indian Parliament. So the next topic is OPCW. This topic is important for your international relations. So OPCW has recently blamed Syrian government for the 2018 chlorine gas attack. So it is the implementing body of Chemical Weapons Convention, and the aim of this OPCW is to implement the provisions of course, Chemical Weapons Convention to ensure that the world is free from chemical weapons. So it is located in The Hague, that is in Netherlands, and it also is authorized to perform inspections, testing of sites and victims of suspected chemical weapons attack. So it also reports to the UN, and it received the Nobel Peace Prize in 2018. It's a so what is Chemical Weapons Convention? It's a multilateral treaty which bans chemical weapons, and it requires the destruction of them within a specified period of time of among all the member countries. So it requires state parties to declare in writing that how much chemical weapons they have and by what time they plan to decimate them. So it is open to all nations, and currently it has about 193 state parties. So the next topic is Lake Chad Basin. So this topic is important for your international relations. So as per a report published by Refugees International, shrinking natural resources in the Lake Chad Basin area is leading up to rising tensions and displacement of people in this region. So this lake is located in Sahel, that is the vast semi-arid region of Sahara Desert, and it is bordered by four countries: Chad, Cameroon, Niger, and Nigeria. So the source of the lake is, of course, Chari River, and the lake is vital for indigenous pastoral and farming communities of these countries. This lake has been supporting drinking water, irrigation, fishing, livestock, and economic activity of about 30 million people. If we look at the Lake Chad Basin in West and Central Africa, it covers about 8% of African continent, and it is home to about 42 million people. So because the Lake Chad is has shrunk by 90% in last 60 years due to climate change, there are certain issues in this region. Apart from that, there's a 13-year insurgency of Boko Haram is also responsible for destabilization of this region.
So the next topic is extended reality startup program. This topic is important for your economy section. So Ministry of Electronics along with Meta have announced the list of 120 startups and innovators who will be getting the benefits of this particular program. So it's a collaboration between Meta and Ministry of Electronics. The aim is to accelerate India's contribution to extended reality technologies. It is included with the two segments, an accelerator and a grand challenge. Under the accelerator, 40 early age startups have been selected to get access to many benefits, including a grant of 20 lakh rupees. The grand challenge involved supporting early age innovators who would be working to develop workable prototypes and minimum viable products for this extended reality program or technology. So it will include four sector specific challenges also, and innovators, about 40 of them, I'm sorry, 80 of them would be shortlisted to receive a grant of 50,000 rupees. So the next topic is National Logistics Portal Marine. This topic is important for your economy section. So recently, Union Minister for Ports has inaugurated the National Logistics Portal in New Delhi. It is a project of national importance and it is used to connect all logistics community stakeholders. It will be a single point of contact for all logistics trade processes. It will also have a latch on feature in which all the systems which will be developed by other agencies will also be seamlessly integrated into it. So it will also be enabling digital transaction for payments required for clearance process. So the next topic is Lucy mission. So this topic is important for your science and tech section. So NASA has recently announced that they will be adding a new target for the Lucy mission because the spacecraft is going on its journey to study the Jupiter Trojan asteroids. So what is the Lucy mission? It was the first spacecraft launched to explore the Trojan asteroids, and it was launched in 2021 October. What are the Trojan asteroids? So these are the asteroids which orbit with the planet, and they occupy a stable Lagrangian point in a planet's orbit around the sun. That's why they move stably within that particular orbit. About 4,800 known Trojan asteroids currently are associated with Jupiter. So what is this Lagrange point? So this is a position where the gravitational forces of two celestial bodies counteract each other. So it provides a stable area from where you can take your spacecraft with minimal fuel. So the next topic is GJ 1002 and B and C. So this topic is also important for your science and tech section. So an international group of researchers have found the presence of two planets with masses comparable to that of the Earth. The two new planets are named GJ 1002b and GJ 1002c. They lie in the so-called habitable zone, and it is possible that water could also be found in liquid form there. Planet B has a mass slightly higher than Earth, and planet C is about one third more massive than Earth. So the two planets were discovered using the radial velocity method, which means where detection of variations in the velocity of the central star is used to detect the planets. So the next topic is Tulsi Das ji. So this topic is important for your art and culture section. Recently, a minister made a controversial statement against Tulsi Das Ramacharitramanas. So this becomes important for us to understand that Tulsi Das ji was known by his real name was, of course, Ram Bola Dubey, and he wrote the Ramcharitramanas near the Ganga Ghat. And in 16th century, he wrote this Ramcharitramanas in Avadhi dialect. He was a contemporary of Akbar, and he also popularized the story of Ram because he wrote in the regional dialect as against Sanskrit. So the next topic is Jatar Deol Temple. This topic is important for your art and culture section. So Archaeological Survey of India is planning to replace damaged bricks and plant trees to act as a protective barrier in this Jatar Deol Temple to prevent corrosion of terracotta temple. So it is dedicated to Lord Shiva, and it is located at Kanakan Dighi village of South 24 Parganas district of West Bengal. It has been declared as the monument of national importance by SI, and it is following the Kalingan style of architecture. It is built over a raised platform. Its sanctum houses lingas, pictures, and idols of various gods and goddesses, and the walls of the temple are intricately decorated with decorative bricks.
If we look at the Kalingan style of architecture, it's a style of Hindu architecture which is very famous in eastern Indian state of Odisha. The temple is made up of two structures, a tower and a hall, and three distinct types of temples are found in Kalingan style of architecture. First, of course, the Rekha Deola. It is having a tall building with a shikhara, and in Pidha Deola, the Pidha Deola has a square building with a pyramid-shaped roof, like the Vimanas, and in Khakara Deola, it is similar to a Dravidian Gopuram design, and these temples are generally used to house feminine deities like Shakti, and that's why they are called Khakar Deola. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.